नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। मित्रों, कई लोगों ने मुझसे भारत का जो संवैधानिक विकास है उस पर कुछ वीडियो बनाने के लिए कहा। और निश्चित रूप से यदि आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं या लॉ के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो आधुनिक भारत है उसमें संवैधानिक विकास की नींव कैसी पड़ी। आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आई। ब्रिटेन की महारानी ने उसे चार्टर प्रदान किया और वो कंपनी आई। 1726 के चार्टर, 1726 के राजपत्र द्वारा उसको विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। कंपनी को नियम, उपनियम एवं अध्यादेश पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1757 का जो प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद कंपनी का धीरे धीरे भारत के विविध क्षेत्रों पर नियंत्रण होने लगा और बंगाल में भारत कंपनी का राज्य स्थापित हो गया। लेकिन कंपनी की स्थिति लगातार खराब होती रही। कंपनी के जो पदाधिकारी थे, जो भारत में काम कर रहे थे, वो घूसखोर थे, रिश्वतखोरी उनके अंदर थी। वो भारतीय जनता को प्रताड़ित कर रहे थे, जैसे कि ब्रिटिश संसद में हुए विविध चर्चाओं से पता चलता है। कंपनी गंभीर वित्तीय संकट में फंस गई और इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत में जो कंपनी का व्यापार था, कंपनी का जो प्रशासन था, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक एक्ट लाया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ ने 18 मई 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया, जो कि पारित होने के बाद इसको रॉयल एसेंट मिला 10 जून 1773 को, और 10 जून 1773 को ही इसका कमेंसमेंट हो गया। अब हम जानेंगे कि क्या प्रमुख प्रावधान था इसमें। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे। पहली बात कि भारत में कंपनी के मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए पहला कदम था। भारत में कंपनी के मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए यह पहला कदम था। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा पहली बार ब्रिटिश मंडल को भारतीय मामलों में नियंत्रण का अधिकार दिया गया, और यह जो कि पहले ये अपूर्ण था। रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन की नींव डाली, और जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उसके अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को लाया गया। अर्थात भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी रेगुलेटिंग एक्ट ने। और रेगुलेटिंग एक्ट के में यह प्रावधान किया गया कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये दोनों जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होंगी। बंगाल में एक गवर्नर जनरल के पद क्रिएट किया गया। जैसा कि आप जानते थे कि रेगुलेटिंग एक्ट से पहले बंगाल में गवर्नर का पद हुआ करता था। अब बंगाल में जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। अर्थात बंगाल में जो गवर्नर का पद था उसको बदल दिया गया, वो हो गया गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। एक गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद बनाई गई थी उसमें 4 सदस्य थे और बहुमत से ही इसका निर्णय लिया जाना था। रेगुलेटिंग एक्ट में ही चारों सदस्यों का नाम भी घोषित कर दिया गया था। जो पहली बार कार्यकारी परिषद गठित हुई थी गवर्नर की, उसमें 4 लोगों का नाम वो कर दिया गया: जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बॉरवेल और फिलिप फ्रांसिस। इसके अलावा गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था, आप सब अवगत ही होंगे। वारेन हेस्टिंग्स पहले से गवर्नर था, उसको रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत गवर्नर की जगह उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण जो
शासन, प्रशासन एवं सैनिक शक्ति थी, इसी सब परिषद गवर्नर जनरल में निहित थी। निर्णय बहुमत से होना था, अर्थात गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी वो बहुमत से कोई निर्णय लेती थी, किसी तरह के निर्णय जो होते थे, और गवर्नर जनरल केवल तभी वोट देता था, तभी मतदान करता था जब मामला टाई होता था। अर्थात गवर्नर जनरल को वीटो की कोई शक्ति नहीं इसमें दी गई थी। यदि गवर्नर जनरल किसी निर्णय से सहमत नहीं थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी और किसी निर्णय से सहमत नहीं थी, तो गवर्नर जनरल कोई निर्णय नहीं कर सकता था। इस एक्ट के द्वारा एक और जो महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि इसके द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। इसमें अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश के पद का प्रावधान किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में ही सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में एलिजा एम्पे को नियुक्त किया गया था। एलिजा एम्पे का नाम एक रेगुलेटिंग एक्ट में ही उल्लिखित कर दिया गया था। एलिजा एम्पे जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश बना कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था। संपूर्ण न्यायिक शक्तियाँ इसे सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई, भारत में जो मामले आते थे उससे संबंधित, और सुप्रीम कोर्ट से अपील प्रीवी काउंसिल में किया जा सकता था। यदि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई असहमत था तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध जो अपील होती थी वो प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। अब रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा पहली बार ब्रिटिश मंडल को भारतीय मामलों में नियंत्रण का अधिकार दिया गया, जो कि पूर्व में अपूर्ण था। इस एक्ट ने एक ईमानदार शासन का आधारभूत सिद्धांत निश्चित किया। यद्यप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कई कमियां थी। गवर्नर जनरल परिषद बहुमत से निर्णय लेती थी, लेकिन कई बार इससे कई प्रशासनिक कार्यों में रुकावट आती थी, क्योंकि जो प्रथम गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसमें कई वारेन हेस्टिंग्स के विरोधी भी थे, जो अक्सर वारेन हेस्टिंग्स के प्रस्तावों को पास नहीं करते थे। इसके अलावा भी कई तरह की दिक्कत थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को लाया गया था, लेकिन ये दूरस्थ क्षेत्र थे तो एक थोड़ी सी दिक्कत इसमें आती थी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जो थी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो स्थापित की गई थी उसमें जो कमियां थी उनको हम लोग अलग किसी वीडियो में देखेंगे कि बहुत सारे इसमें मामले उत्पन्न हुए। कुछ केस हैं प्रमुख जो आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूर पढ़ते होंगे, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में यही कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे। फर्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 में। सेकंड, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को लाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल अर्थात गवर्नर जनरल परिषद का गठन किया गया, जिसमें कुल 4 सदस्य होने थे गवर्नर जनरल के अतिरिक्त, अर्थात गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों से मिलकर एक गवर्नर जनरल परिषद का गठन किया गया, जिसे बहुमत से निर्णय करना था। और गवर्नर जनरल कोर्ट करने का अधिकार तभी था जब दोनों मतों में टाई हो। जब टाई होने पर ही वो मतदान कर सकता था, अन्यथा उसको मतदान का अधिकार नहीं था और न ही उसे कोई वीटो शक्ति प्राप्त थी। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट से एक कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होने थे। एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मुझे उम्मीद है मित्रों कि आपको रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रमुख प्रावधान है, जो परीक्षा उपयोगी प्रावधान है, वो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि किसी तरह की इस एक्ट में को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न हो सकते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, रेगुलेटिंग एक्ट भारत के संवैधानिक विकास का एक सबसे प्रमुख नींव था। पहली बार इसी से भारत में संवैधानिक विकास का आरंभ हुआ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।